नमस्कार, आदाब। दोस्तों, हर साल भारत 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाता है। आप जानते हैं हिंदी भारत की राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन ये भी सच है कि हिंदी का प्रभाव क्षेत्र पूरे भारत में बहुत ज़्यादा है और इस समय हिंदी वो भाषा है जो दुनिया की शुरू की 3 या 4 भाषाओं में गिनी जाती है। बहुत अधिक उसमें साहित्य का सृजन होता है, बहुत सारे भूक्षेत्र में कहीं हिंदी बोलने वाले लोग हैं और न सिर्फ इस लिहाज से बल्कि इस दृष्टि से भी कि जो हिंदीतर भाषी क्षेत्र हैं उनको भी रिकग्निशन के लिए, मान्यता के लिए पहले हिंदी जगत में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होती है। धीरे धीरे हिंदी का प्रभाव बहुत बढ़ा है, न सिर्फ भारत में बल्कि भारत की भौगोलिक सीमाओं के बाहर भी। आज इस विषय पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ में 3 बहुत अहम शख्सियत हैं। मैं आपका उनसे परिचय करा देता हूं। मेरी दाहिनी तरफ बैठे हैं श्री किशोर कुमार कौशल साहब, एक सरकारी विभाग में हिंदी अधिकारी रह चुके हैं, जाने माने कवि, लेखक दोनों हैं। स्वागत आपका किशोर जी। जी, धन्यवाद। इसके बाद हमारे साथ में हैं श्री लीलाधर मंडोई साहब, देश के लब्ध प्रतिष्ठित जाने माने कवि। आपकी पहचान के आप मोहताज नहीं, पूरे देश में और देश के बाहर भी देश के शीर्षस्थ जो कवि हैं उनमें आपकी शुमार होती है। आपने सबसे बड़े भारत के जो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है, दूरदर्शन के महानिदेशक रहे, आकाशवाणी के महानिदेशक रहे और एक बहुत प्रतिष्ठित संस्थान ज्ञानपीठ के भी निर्देशक रहे और इस समय साहित्य सेवा में लगे हुए हैं। और हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती है, हमारा सौभाग्य है कि इतने बड़े विद्वान और इतने जाने माने कवि हमारे बीच में हैं। स्वागत आपका मंडोई साहब। इसके अलावा हमारे बीच हैं रेनू हुसैन साहिबा। आपने कविता के क्षेत्र में और कहानी के क्षेत्र में बड़े अच्छा दखल आपका है और आपके संग्रह निकल चुके हैं, कविता संग्रह भी निकल चुके हैं और कहानी संग्रह भी निकल चुका है। तो आपका भी स्वागत बहुत बहुत। सुनेंगे इस कार्यक्रम के दौरान आपकी कविताएं भी। और मैं शुरुआत करता हूं किशोर जी आपसे। जी। राजभाषा की पृष्ठभूमि में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि कब, कैसे और इसकी क्या भूमिका है इस समय। जी, राजभाषा का हमारे भारतीय संविधान में प्रावधान किया गया और 14 सितंबर सन 1949 को इसको हिंदी को देवनागरी लिपि में लिपिबद्ध जो भाषा हिंदी है उसको राजभाषा के तौर पर मान्यता मिली। तब से ये हुआ कि इसके प्रसार प्रचार के लिए फिर विद्वान लोगों ने, जिनमें कि हिंदीतर भाषी विद्वान बहुत बड़ी संख्या में थे और जिन्होंने हिंदी के प्रसार प्रचार के लिए, उसकी समृद्धि के लिए हमारे स्वाधीनता आंदोलन में भी जिनकी बड़ी अहम भूमिका रही है, ऐसे हमारे हिंदीतर भाषी विद्वान और स्वाधीनता सेनानी, जिनमें मैं कहना चाहूँगा महात्मा गांधी का नाम प्रमुखता से लिया जाना चाहिए। गुजराती भाषी होते हुए उन्होंने हिंदी की बहुत हिमायत की और वो बड़ी सीधी सरल हिंदी के पक्षधर रहे। बल्कि उनका कहना था कि हिंदी ऐसी हो कि भारत का किसान भी उसे समझे। तो उनकी उस विचारधारा को लेकर हमारे हिंदी के बहुत बड़े बड़े लेखकों ने उसको आगे बढ़ाया, उसी तरह की भाषा में अपना साहित्य लिखा। उसमें मुंशी प्रेमचंद जी का नाम बड़े लेखकों में आता है। ऐसे ही राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर हैं, मिथिलेश गुप्त हैं और तमाम उस दौर के जो बड़े बड़े लेखक हैं। मैं आपसे जानना चाहता था मंडोई साहब कि जो राजभाषा है उसका दायरा आमतौर पे कामकाज की भाषा, अदालतों में सरकारी, उस लिहाज की थी। तो ये राजभाषा अधिनियम की जब हम बात करते हैं या राजभाषा की बात करते हैं तो मोटे तौर पे सरकारी कामकाज उस भाषा में होगा, ये आग्रह रहता है। हम सब जानते हैं कि 1835 तक हिंदुस्तान में फ़ारसी जो थी वो राजभाषा थी। अब पंजाब में भी, बंगाल में भी जो कामकाज हुआ करता था वो फ़ारसी ज़ुबान में हुआ करता था और ये अंग्रेज़ों ने किया कि वर्नाकुलर लैंग्वेजेज में उसका फ़ारसी ज़बान को हटा के उनको, उन भाषाओं को वो लेके आए और उर्दू को बहुत तवज्जो मिली। बाद में फिर हिंदी का मिला। हिंदी में बहुत कम समय में हम लोगों ने देखे हैं, चूँकि अधिकार आपका है, मैं उस प्रश्न पर आऊँगा, लेकिन इस बात के लिए कि एक बहुत कम समय में एक वैज्ञानिक भाषा का विकास हुआ जो
बहुत सारी बोलियां थीं या उपभाषाएं थीं, उन सबको मिला के इस तरह से एक नई भाषा गढ़ी गई कि जो आज सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक भाषा जिसको हम मानते हैं। मैं थोड़ी सी बात ये आपसे जानना चाहता हूँ कि राजभाषा जब इसको बनाया गया तो कारक क्या क्या थे और क्या ये किस हद तक कामयाब रहा है ये उपक्रम सरकार का? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक चीज़ तो सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित होती है, वो संविधान में भी हुई, और शासकीय कार्यालयों में हिंदी को राजभाषा के रूप में रखा गया, लेकिन वो एक उत्सवी परंपरा बनकर ही रह गई। आप देखिए, अधिसंख्य जो भारत सरकार के कार्यालय हैं उनमें जो व्यवहार के रूप में अगर आप देखें तो आज भी अंग्रेजी में ही काम होता है, और ये बड़ी दुखद स्थिति है कि हम सिद्धांत में कुछ कहते हैं और व्यवहार में कुछ होता है। तो जिस राजभाषा को आप राष्ट्रभाषा बनाने का सपना देख रहे थे वो भी मुमकिन नहीं हुआ। दिक्कत ये है कि एक विश्लेषण के अनुसार अगर बोलचाल की भाषा की बात करें तो लगभग 95% लोग हिंदुस्तान में हिंदी बोल लेते हैं, ठीक ठाक हिंदी बोल लेते हैं, मतलब आप शुद्धता की बात पर ना जाएं। लेकिन अंग्रेजी के जो लोग हैं वो 5% से ज़्यादा नहीं है, 2 या 2.5% तो कहते हैं। हाँ, मैं तो अभी आज की स्थिति में कह रहा हूँ क्योंकि ये आंकड़ा पुराना था। तो ये जो 5% है, शहरी नीतियों को वो 5% तय करता है, और उसका संकट ये हुआ कि जो हिंदी आपकी भाषा है वो कभी रोजी रोटी की भाषा नहीं बनाई। अब आप उत्तर भारत के जो अपने 11 राज्य हैं उसमें भी देख लीजिए, इतने सारे प्राइवेट स्कूल्स जो खुले हैं वो अंग्रेजी के तर्ज पर हैं सब, और छोटा कर्मचारी भी इस सच को जानता है कि मेरा बेटा अगर हिंदी में पढ़कर निकलेगा तो उसको रोजी रोटी नहीं मिलेगी, और अगर मिली भी तो हो सकता है वो अनुवादक की हो या कोई राजभाषा अधिकारी बन जाए या किसी स्कूल में हिंदी पढ़ाता रहे। लेकिन जिन पदों पर पहुंचने की कामना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, तो किसी को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, तो वो हिंदी के रास्ते से संभव नहीं है। तो व्यवहार रूप में ये हुआ कि चाहते तो हम थे, और वो आपकी राजनीतिक मजबूरी भी है, क्योंकि जब तक हमारे देश का कोई बड़ा नेता हिंदी नहीं जानता है तो वो इस देश के शीर्ष पदों पर नहीं पहुंच सकता। ये आपने देखा कि जिन हमारे शीर्षस्थ प्रधानमंत्रियों को नहीं आता था उन्होंने भी हिंदी सीखी। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी बोलते थे तो लोग सुनते थे उस हिंदी को, वर्तमान प्रधानमंत्री बोलते हैं लोग सुनते हैं। हिंदी बड़ी प्राणवान भाषा है, और अगर बिना किसी झिझक के उसको बोला जाए तो हृदय तक पहुंचती है। और कहिए कि अगर एक आम आदमी से पूछेगा तो उसके हृदय से के बीच से उठता हुआ स्वर जो है वो हिंदी का ही है। अंग्रेजी और दूसरी भाषा आमतौर पर नहीं उसको उस जगह तक पहुंच पाती। भारतीय भाषाओं में भी अगर हम बहनें मान के चलें तो हिंदी सबसे बड़ी बहन है, जिसकी शक्ल उसकी माँ से बहुत मिलती जुलती है, ये कहा जाता है। रेणु जी, आपके पास मैं आता हूँ और ये सवाल लेके कि टेलीविज़न और रेडियो और सिनेमा में जो ये स्वरूप है हिंदी का, उसके बारे में आप अपने विचार बताइए कि वर्तमान स्वरूप उसका कैसा है, पहले से कुछ खराबी आ गई या निरंतर सुधार हो रहा है, या उसकी भूमिका क्या है? देखिए, जैसे मेरे आदरणीय कौशल जी और मंडलोई जी ने बताया कि हिंदी का जो अभी स्तर और कहाँ से शुरू हुआ था, अभी हम कहाँ तक उसे पा पाए हैं, क्योंकि आज़ादी के लिए हिंदी की ज़रूरत पड़ी तो हम लोगों ने हिंदी को अपनाया, और उसके बाद अब सत्ता के लिए जिस तरह है तो हिंदी को अपनाते हैं। आपने पूछा कि हिंदी सिनेमा और सीरियल्स की जो भाषा है वो तो जन जन की भाषा हुई। तो चूँकि अब अभी ये बात हुई कि 95% जो लोग हैं हिंदी जानते हैं, समझते हैं, बोलते हैं, तो ये जो सीरियल बनते हैं और जो सिनेमा और जो रेडियो ये सारे कार्यक्रम होते हैं, ये जन जन तक, देश के गांव-गांव तक जाता है, तो वो बोलचाल की भाषा होती है। जहाँ तक बात स्तर की है,
ये स्तर, बहुत सारी फिल्में तो ऐसी होती हैं, बहुत सारे सीरियल ऐसे होते हैं जहाँ पे ये भाषा का स्तर काफ़ी गिरा हुआ भी पाया जाता है। मतलब बहुत अच्छी शब्दावली कई बार प्रयोग नहीं की जाती, या इंग्लिश जिसे कहते हैं, इंग्लिश मिक्स जो शब्दावली है वो प्रयोग की जाती है, तो वो भी ठीक नहीं है। अगर हिंदी का हमें सम्मान करना है, हिंदी को उच्चतम स्तर तक ले जाना है, जैसा कि हमारे अब राजनेता, हमारे प्रधानमंत्री जी पिछले भी अब भी जो अमेरिका में जाकर भी भाषण देते हैं तो वो हिंदी में देते हैं, और जिस तरह दूसरे देशों के ट्रांसलेटर्स होते हैं वो अपनी भाषा में देते हैं और वो ट्रांसलेटर बताता है कि क्या है, तो हम लोग भी इस तरह से अब करने लगे हैं। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हिंदी के हवाले से इतना लिखा जा रहा है, हिंदी की मैं सिनेमा भी हर साल दुनिया में सबसे ज़्यादा 1000 फिल्में बन रही हैं, इसके बाद भी उनका स्क्रीन प्ले राइटर कहता है बिना ये कही के गालियों के, बिना ख़राब भाषा के हम सहज नहीं हो पाते, कॉलोकियल लैंग्वेज नहीं हो पाती। जहाँ तक आप जानते हैं, आपका इतना लंबा अनुभव भी है, हिंदी भाषी क्षेत्र से भी आप आए हैं, ऐसी कोई बाध्यता शायद नहीं है कि बिना ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर जो इन दिनों होने लगी है कि उसके बगैर अच्छी फिल्में ना बनाई जा सकें। साहित्य के मामले में भी इतना लिखा जा रहा है, लेकिन हमने ये देखा कि विश्व स्तर पर हिंदी के लेखक उतने लोकप्रिय नहीं हो रहे जितने कि अंग्रेज़ी के हो रहे हैं। भारतीय इंग्लिश राइटर्स, भारत में वो लेखक जो अंग्रेज़ी में लिख रहे हैं, उन्हें इंटरनेशनल लेवल पे ज़्यादा रिकग्निशन मिला है, जबकि उनसे भी बहुत अच्छे लेखक जो हिंदी में लिख रहे थे उन्हें नहीं मिल पाया। क्या कारण रहा होगा इसके पीछे? देखिए, सबसे मुख्य कारण तो ये है, एक अकेला जो नोबेल प्राइज़ है वो रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम बंगला में है। वो क्यों हुआ? उन्होंने खुद अपनी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद किया और विदेशों में जाकर उन्होंने बाकायदा लोगों को अप्रोच किया और उनकी रचनाओं का न केवल उन्होंने पाठ किया, लोगों से बातचीत की, लोगों को समझाया। उसमें कीट्स से लेके बड़े बड़े लेखक उनके साथ आए, और उस ज़माने में जब इस तरह के हवाई जहाज़ नहीं होते, पानी के जहाज़ों से उन्होंने यात्राएं, लंबी लंबी यात्राएं करके एक तरह से अपनी कविता को वहाँ तक ले जाने का काम किया। आज 75 साल होने में बस हम लोग पहुँच ही रहे हैं जी। आज तक अनुवाद का कोई संस्थान भारत में नहीं है। ये सबसे बड़ी विडंबना की बात है। साहित्य अकेडमी भारतीय भाषाओं का अनुवाद तो एक से दूसरी भाषाओं में करवाती है, लेकिन भारतीय भाषाओं के साहित्य का अंग्रेजी में अनुवाद होकर वो विदेशों में जाए, ये चीज़ कभी शुरू ही नहीं हुई। इसलिए जो अंग्रेजी में लिख रहे हैं वो सीधे अंग्रेजी में पहुंच रहे हैं, और जिन लोगों को इस तरह के अवार्ड की जूरीज में बैठना है उनको तो सारी चीज़ें अंग्रेजी में चाहिए। आप फिल्मों की बात कर रहे थे, आपको एक विडंबना और नहीं मालूम है, आपकी अधिकांश फिल्मों की स्क्रिप्ट रोमन में होती है जी, क्योंकि आपके जो एक्टर्स और एक्ट्रेस हैं वो हिंदी नहीं पढ़ सकते। बिल्कुल सही। वो आए ही दूसरे बैकग्राउंड से हैं, कोई उर्दू के बैकग्राउंड से आया है, सबसे बड़े स्टार्स उर्दू के बैकग्राउंड से आए हैं, तो रोमन में उनको स्क्रिप्ट देनी होती है। तो जो स्क्रीन प्ले लिखा जाता है वो रोमन में लिखा जाता है। तो जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उससे ये अंदाज़ा मत लगाइए कि वहाँ पर हिंदी का कोई वो हो रहा है, हिंदी का संकुचन हो रहा है। और एक ऐसी भाषा जो कि रोमन है, आपको ये मालूम होना चाहिए कि विश्व में पुराने आंकड़े के हिसाब से 10,000 भाषाएं मर चुकी हैं, और जहाँ जहाँ इस तरह से भाषाओं के क्षरण का या मरण का सिलसिला शुरू हुआ है, एक डेविड क्रिस्टल की बड़ी मशहूर किताब है लैंग्वेज डेथ, उसमें बताया गया है कि जहाँ जहाँ इस तरह से भाषाएं और बोलियां और तमाम चीज़ें जिससे कि उस देश की भाषा खड़ी होती है, तो वो जैसे जैसे क्षरण होने लगा तो वहाँ पर स्क्रिप्ट बदलती गई, वो रोमन होती गई। तो रोमन के होने से भाषा तो मर गई। लेकिन हिंदुस्तान में सुभाष चंद्र बोस थे जिन्होंने ये सुझाव दिया था कि भाई हिंदी हमें रोमन लिपि में लिखनी चाहिए। गोवा में जो अखबार निकलते हैं एक साथ 2 या 3 लिपियों में निकलते हैं। हालांकि ये भी सच है कि संविधान में जो आपका अनुच्छेद 343(1) है उसमें ये साफ साफ कहा गया है। संकट ये नहीं है श्रीकांत जी, संकट ये है
कि अगर विश्व में बहुत सारी भाषाएं मर गई और उनकी जगह लिपि सिर्फ रोमन बची, तो भाषा तो नहीं बची ना। क्या आप चाहते हैं कि हिंदी के साथ भी एक बार ऐसा कुछ हो कि ये रोमन में लिखी जाने लगे? आप देखिए टेक्नोलॉजी आई है, टेक्नोलॉजी में बहुत सारे मैसेजेस तो आप मैसेजेस रोमन ही भेज रहे भाषा हैं। वही होती है, धीरे लिखी तो धीरे हिंदी जा रही वहाँ होती है, पर लेकिन लिपि वही होती है। जो लिपि है वो रोमन होती जा रही है। तो टेक्नोलॉजी से अच्छी चीजें हुई हैं तो इस तरह के खतरे भी बढ़े हैं। खतरे भी अंततः जब ये जो नई पीढ़ी है जो अंग्रेजी से पढ़ के आ रही है, ये अंततः रोमन में ही लिखेगी। बोलचाल की भाषा में भले ही हिंदी बोलती रहे, जी। लेकिन ये मैसेजिंग है, बाकी तमाम चीजें जब ये लिखना शुरू कर देगी तो धीरे धीरे ये भाषा सिकुड़ती जाएगी। लेकिन इसमें हमने ये अभी- देखा है इस दौरान कि गूगल जैसे प्रतिष्ठान भी ये अब हिंदी के सॉफ्टवेयर उन्होंने ऐसे डेवलप किए हैं शुरू कर रहे हैं कि देवनागरी का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा संविधान भी हिंदी देवनागरी लिपि में जो लिखी जाएगी उसको राजभाषा कहता है। जी जी। है ना? अभी नई शिक्षा नीति जो आई है अभी उसमें एक चीज़ आई है कि 5वीं कक्षा तक क्षेत्रीय भाषा एक सब्जेक्ट स्थानीय रहेगा। भाषा का स्थानीय भाषा जो है वो एक भाषा रहेगी, ये मैंडेटरी कर दिया गया है। तो ये इससे कम से कम भाषा, वो जो बच्चा जो घर में बोलता है, चाहे वो मलयाली हो, बंगाली हो, मराठी हो, वो उस लिपि को भी जानेगा, बोलेगा, लिखेगा। कम से कम उसका भाषा का संरक्षण का ये एक थोड़ा सा एक काम शुरू हुआ है। भारत में कुछ ऐसे रीजन्स हैं, कुछ क्षेत्र हैं जिनका साहित्य निर्विवाद रूप से जहाँ हिंदी से बेहतर लिखा जाता रहा है, चाहे वो बंगला हो, चाहे वो मलयालम हो, चाहे मराठी हो। इन भाषाओं का बहुत समृद्ध साहित्य है। अगर जैसे सर ने इशारा किया कि भाई त्रिभाषा फार्मूले के तहत आप दूसरी भाषाएं सीखते, अगर यानी उत्तर प्रदेश का बच्चा, उत्तर भारत का बच्चा तमिल सीखता, मलयालम सीखता, तो जो ओवरऑल यानी कि भारत की आत्मा की अभिव्यक्ति शायद ज़्यादा अच्छी तरह से हो पाती, बजाय इसके कि वो उधार ली हुई एक दूसरे समाज के बारे में जाने या उस भाषा में अपनी बात कहने की कोशिश करे जो जिसकी ज़मीन भारत नहीं है। उसके मुकाबले शायद अगर ऐसा होता कि उत्तरी भाषा फार्मूले में वो दक्षिण की भाषाएं सीखता, वो पूरब की भाषाएं सीखता, वो पश्चिम की मराठी वगैरह सीखता, तो हम शायद एक बेहतर समाज का निर्माण कर पाते। और इससे भी ज़्यादा अगर रोज़गार, अगर ये पता चल जाए कि इस भाषा में हमें रोज़गार मिल जाएगा, हमें काम मिलेगा, क्योंकि सबको पता है कि ये अंग्रेज़ी भाषा के माध्यम से ही हमें काम मिलने वाला है। विज्ञान, गणित, ये सारे सब्जेक्ट्स जो होते हैं, जो नीतियां हैं उसको एक थोड़ा सा अलग उसका वो है, लेकिन सिर्फ भाषा के बूते पे रोज़गारों का सृजन शायद अब इन वर्तमान स्थितियों में या जो नई विश्व व्यवस्था उभर के आ रही है, तो उसमें शायद उतना स्थानीय भाषाओं का और उनका वैसी भूमिका ना रहे। लेकिन चलिए, इस आज का जो हमारी चर्चा हिंदी दिवस पर चूँकि केंद्रित है, और ये सौभाग्य हमारा है कि एक साथ तीन कवि हमारे बीच में है। देश के जाने माने कवि तो हैं ही, और आप भी इतने मशहूर कवि हैं, आपके सबके संग्रह आ चुके हैं। हमारे दर्शक चाहेंगे कि बात को हम आगे बढ़ाने से पहले आपकी रचनाओं का कुछ आनंद उठाएं। तो किशोर जी, पहले आप कुछ अपनी जी जी एक सुनाइए। हिंदी के विषय में और उसकी व्यापकता के विषय में, जैसा कि मंडलोई साहब ने कहा, रेणु जी ने कहा कि वो सभी भाषाओं को आत्मसात करते हुए चलती है, तो उसी भाव को मैंने अपनी इस रचना में पिरोया है। देखें कि हिंदी समता की भाषा है, हिंदी समता की भाषा है, हिंदी ममता की बोली है, हिंदी तो भारत माता के माथे की चंदन रोली है। कश्मीर से केरल तक पहुँची, कश्मीर से केरल तक पहुँची, इसने हर भाषा अपनाई, संस्कृत भाषा इसकी जननी, हर भारतवासी को भाई। गुजराती और मराठी में, गुजराती और मराठी में, यह तो मिस्री सी घुली मिली, बंगला कुमाऊनी गढ़वाली, ब्रज भोजपुरी भी संग चली। अब तमिल तेलुगु मलयालम, अब तमिल तेलुगु मलयालम, हिंदी से बातें करती हैं, उड़िया कन्नड़ डोगरी कहीं
उर्दू हिंदी में झरती है, उर्दू हिंदी में झरती है, पूरे भारत में हिंदी ध्वज, पूरे भारत में हिंदी ध्वज, भारतीय रेल ने फहराया, हिंदी फिल्मों के गीतों को हर भाषा भाषी ने गाया, हिंदी फिल्मों के गीतों को हर भाषा भाषी ने गाया, हिंदी जन जन की आशा है, हिंदी का रूप तराशा है, हिंदी जन जन की भाषा है, हिंदी का रूप तराशा है, इसको सबने स्वीकार किया, यह राजकाज की भाषा है, यह राजकाज की भाषा है, आसानी से घुल मिल जाती, नित नव प्रयोग में ढलती है, आसानी से घुल मिल जाती, नित नव प्रयोग में ढलती है, हिंदी में मिलकर काम करें, यह सबको लेकर चलती है, हिंदी में हस्ताक्षर करिए, सब स्नेह निमंत्रण हिंदी में हस्ताक्षर करिए, सब स्नेह निमंत्रण हिंदी में, हम हिंदी का सम्मान करें, विस्तार नियंत्रण हिंदी में, दुनिया के उन्नत देशों में अपना भारत आ सकता है, दुनिया के उन्नत देशों में अपना भारत आ सकता है, सब मन से हिंदी अपनाएं, यह समय की आवश्यकता है, हिंदी समता की भाषा है, हिंदी ममता की बोली है, हिंदी तो भारत माता के माथे की चंदन रोली है, माथे की चंदन रोली है, माथे की चंदन रोली है। रेणु जी, आप बताइए, और ऐसा कोई आग्रह नहीं है कि आप हिंदी के ही पर ही कुछ कविता पढ़िए, आपको जो अच्छा लगे वो पढ़िए, क्योंकि जब आप कोई कविता पढ़ते हैं तो भाषा की समृद्धि तो उससे झलकती ही है कि वो क्या कह पढ़ते हैं, वो हिंदी भाषा का विषय हो या ना हो, जो एक अच्छी कविता कोई। मैं कहना ये चाहूँगी कि जो कविता होती है वो किसी भी भाव, किसी भी मन से आए, उसका भाषा जो होता है वो उसका कोई सीमा नहीं होती है, वो जिस भाव में आती है बात, उस वही कविता हो जाती है। तो और कवि को मैं मानती हूँ कि एक यायावर है, यात्री है, वो एक जीवन से दूसरे जीवन में, और वो केवल चल रहा है, और एक कवि को जो कविता सुनाई देती है वो केवल अपने, मतलब मुझे लगता है प्रकृति के हर कोने से, हर चीज़ से वो कविता को सुन सकता है। तो ये एक कविता कुछ पहले लिखी थी कि कभी कभी मौन बैठा होता है, कभी वो मुखर हो जाता है, तो उसके बीच में जो यात्रा चलती है वो क्या होता है। तो इसका शीर्षक है मुखर हुआ मौन। वाह। सुन यायावर, पत्थरों पर लहरों के लिखे स्वर पढ़, जंगली हवा की फुसफुसाहट सुन, झरनों के लड़ने झगड़ने का संगीत सुन। जो वो चुपचाप बैठा है उस पर है ये। साहिल पर सीप और रेत के महलों का इतिहास सुन, तारों के टूटने की व्यथा सुन, अंधियारी काली रात में जुगनुओं से गाथा सुन। सुन तू चीत्कार का गीत, खोज रुदन में नाच, विलाप में नाद, बाजारों में भीख मांगते आदमी का राग, खोज वैश्या के गान में मंदिरों का करताल। खोज यायावर, खोज स्वयं में, तुझे मिलेगी हंसती गाती एक नन्ही चिंगारी। तू बादलों की गड़गड़ाहट ले, नदी के तल का पानी ले, पहाड़ों के पत्थरों की स्थिरता ले, लहरों से टकराने की बारंबारता ले, फूलों से खुशबू ले, रंग ले, कोमलता ले, बचपन से अबोधता ले,
यायावर रुक मत, जीवन चल रहा है। बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। तम के पार पंछियों की उड़ान से ऊपर, चांद की रोशनी के भीतर जीवन मिल चुका है। मौन तेरा अब मुखर होना चाहता है, तू इसे मुक्त कर दे, सुन यायावर चुप मत रह, मुखर हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। ये जो धन्यवाद। आपने इशारा किया था कि भाषा की सरलता, जब हमें बहुत जटिल या कहिए कि जो गूढ़ विषयों को भी अपनी भाषा में व्यक्त करना होता है, जी। तो जाहिर है कि भाषा को भी ज़्यादा शब्दों की तलाश होती है, और ज़्यादा जब बहुत गंभीर विषयों को हम अपनी कविता में लाना चाहें, अपने साहित्य में लाना चाहें, तो भाषा का भी विकास करना ही होना ही चाहिए। बहुत सुंदर कविता आपने सुनाई रेणु जी। चूँकि हमारे बीच में देश के जी शीर्षस्थ कवि हैं, कवि बैठे हुए हैं, तो और हमारा अहोभाग्य है ये कि जो आज है, हम इनके बीच सुना आप, रहे हैं हाँ, अपनी रचनाएं। बिल्कुल सजीव तो आपका यही सुनेंगे। हाँ, आपका जो भी आप सुनाना चाहें सर, सुनाइए। बहुत 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 धन्यवाद कि आपने एक वक्त निकाल लिया हमारे लिए। बहुत हमारे कार्यक्रम की के लिए एक सम्मान की बात है कि आपने अपना समय निकाला और आप यहाँ आए। सही बात। इतने से बड़े प्रतिष्ठान के आप हेड भी रहे हैं, और इसलिए भी कि देश आपको एक कवि के रूप में सबसे ज़्यादा जानता है। ठीक है, ब्रॉडकास्टर भी रहे और इतने बड़े प्रतिष्ठान के हेड भी रहे, लेकिन पहली पहचान तो आपकी एक कवि की है, और एक कवि के रूप में हमारे दर्शक आपको सुनना चाहते हैं। आप जो आपको अच्छा लगे सुनाइए। चलिए, मैं छोटी छोटी 2 रचनाएं सुनाता हूँ। आपने हिंदी के समावेशिता का जो स्वभाव और जो चरित्र है, उसके ऊपर एक सुंदर रचना पढ़ी, जिसे आपने महिमा गान कहा हिंदी का। आपने भी समसामयिक संदर्भों में अपनी बात रखी। कविता का काम ही है ये कि वो अपने समय में कैसे हस्तक्षेप करती है और किस तरह चीज़ों को देखती है। हमारे पास जो जीवन है, जो समय है, एक रचनाकार उसी में जाता है जी। और बहुत गहरी तहों में जाने के बाद वो चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करता है। तो मैं बहुत छोटी छोटी से 2 रचनाएं सुना रहा हूँ। जी। जबकि जीना हो चला है कठिन, जबकि जीना हो चला है कठिन, हो चला है कठिन, जीने की कला की पढ़ाई के लिए। जबकि जीना हो चला है कठिन, जीने की कला की पढ़ाई के लिए सरकार को खोलना चाहिए विद्यालय गांव-गांव में। वाह। सरकार को खोलना चाहिए विद्यालय गांव-गांव में। मरने के लिए छोड़ देना, मरने के लिए छोड़ देना एक खतरनाक राजनीति है, एक खतरनाक राजनीति है। बहुत गहरी, बहुत गहरी कविता। जीवन। दूसरी कविता है, जी। मेरी भाषा में नुक्ता नहीं। अच्छा, वाह। मेरी भाषा में नुक्ता नुक्ता नहीं, लिखता हूं जब बार बार आते हैं नुक्ते वाले शब्द। लिखता हूं जब बार बार आते हैं नुक्ते वाले शब्द। अब मैं नहीं रहा उनकी सूची में। अब मैं नहीं रहा उनकी सूची में। उनकी निगाह में मैं हिंदी का लेखक नहीं। अच्छा। लेखक क्या, मैं तो हिंदू भी नहीं, मैं तो हिंदू भी नहीं। ओह, क्या पीड़ा है, क्या बात है। बहुत बढ़िया। बहुत ये पीड़ा बहुत है। जी जी। बहुत सुंदर। एक छोटी सी और सुना दें आपको लगे। श्रमिक होती हैं मधुमक्खियाँ। वाह। श्रमिक होती हैं मधुमक्खियाँ, जी। फूलों से पराग और मकरंद इकट्ठा करती हैं। अपनी टांगों में बनी उस टोकरी में जो हमें दिखती नहीं। श्रमिक होती हैं मधुमक्खियाँ, जी। फूलों से पराग और मकरंद इकट्ठा करती हैं, अपनी टांगों में बनी उस टोकरी में जो दिखती नहीं। मधुमक्खियाँ तैयार करती हैं शहद और रक्षा करती हैं उसका बाहरी आक्रमण से। बहुत बढ़िया। मधुमक्खियाँ तैयार करती है शहद और करती है रक्षा उसका बाहरी आक्रमण से। घिरे हुए हम अनेक दुश्मनों से और रक्षा नहीं कर पाते। वाह।
सही बात। वाह वाह, क्या घिरे हुए हैं, क्या हम अनेक दुश्मनों से और रक्षा नहीं और रक्षा नहीं कर पाते। जी। हमने मधुमक्खियों से सीखा नहीं ये मंत्र, वाह, हमने बिल्कुल सही। मधुमक्खियों क्या से बात, सीखा नहीं ये मंत्र। एक कवि मधुमक्खी के प्रति भी कितना संवेदनशील हो सकता है। पूरी जो मधुमक्खियों का जी, एक जी, चित्र पूरा है, जो श्रमिक मधुमक्खियां चित्र, कहलाती जी, जी। हैं और उनका या जो फौजी मधुमक्खियां कहलाती हैं, जी। है ना, तो वो अपने उत्पाद की कैसे सुरक्षा करवाती हैं, हम नहीं उसका कुछ भी ऐसा कर पा रहे। बहुत सुंदर भी लगा है। जी सर। एक और सुनिए, जी सर। जी जैसे बनाती हैं सड़कें, जी पानी को पार करती हैं एकजुट, पहाड़ों पर चढ़ती हैं, युद्ध करती हैं सेना के साथ। जी। जैसे बनाती हैं सड़कें, पानी को पार करती हैं एकजुट, पहाड़ों पर चढ़ती हैं, युद्ध करती हैं सेना के साथ, बिना अधिकार घुसने नहीं देती किसी को भी अपने इलाके में, कर सकती हैं चींटियां जैसा, कर सकती हैं चींटियां जैसा, कर सकते हो तुम भी, कर सकते हो तुम भी, देखो दुश्मन घुसे आ रहे हैं तुम्हारे देश में, देखो दुश्मन घुसे आ रहे हैं तुम्हारे देश में, बहुत अच्छा, देश में। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा। बहुत सुंदर। देखिए, कविता का वातावरण भी बन गया और अच्छी कविताएं सुनने को मिली। जल्दी से जल्दी छोटी छोटी सी एक एक कविता आप भी पढ़ लें तो अच्छा है। छोटी सी कविता सुनाइए। छोटी सी लगाइए। ऐसी एक कविता, आदमी और चिड़िया की परस्पर कोई बातचीत है कि उसने कहा काश मैं उड़ सकता, उसने कहा काश मैं उड़ सकता, देख पाता रंगीन नज़ारे, विचरता आकाश में स्वच्छंद आज़ाद पंछी सा। उसने कहा काश मैं उड़ सकता, देख पाता रंगीन नज़ारे, विचरता आकाश में स्वच्छंद आज़ाद पंछी सा। पास बैठी चिड़िया बोली यह भी कितना नादान है, पास बैठी चिड़िया बोली यह भी कितना नादान है, इतना भी नहीं जानता कि यहाँ वहाँ जाना हमारी मजबूरी है, इतना भी नहीं जानता कि यहाँ वहाँ जाना हमारी मजबूरी है, दाना दाना खोजने को उड़ना ज़रूरी है, कभी कौवा तो कभी आदमी हमसे खेलते हैं, वाह, कभी कौवा तो कभी आदमी हमसे खेलते हैं, हल्की सी हवा सर्दी गर्मी बारिश सुला देती है हमें गहरी नींद, हल्की सी हवा सर्दी गर्मी वर्षा सुला देती है हमें गहरी नींद, कि फिर न दाना न उड़ान न आकाश, कि फिर न दाना न उड़ान न आकाश, हाथ पर हाथ धरे आदमी अकुलाता है पंखों के लिए, हाथ पर हाथ धरे आदमी अकुलाता है पंखों के लिए, हम सोचते हैं काश हम आदमी होते, हम सोचते हैं काश हम आदमी होते, तो खेलते पढ़ते गाते हंसते रोते, धरती पर अनाज व प्रेम बीज बोते, जीवन भर पंखों का बोझ तो न ढोते। क्या वाह, वाह, जीवन भर पंखों का बोझ तो न बहुत बहुत सुंदर बात है। देखिए, अपने बातचीत के दौरान मंडोई साहब ने एक बहुत इशारा किया था कि जब तक कि हमें ये बिना किसी संकोच के और हमारा नेतृत्व यानी सभी तरफ से हिंदी को बोलने में, हिंदी का इस्तेमाल करने में, हिंदी को फ़रोग़ देने में, उसके विकास करने में खुले दिल से अपनी भूमिका नहीं निभाएगा, तब तक भाषा का वास्तविक विकास संभव नहीं है। एक काम चलाऊ भले ही एक औपचारिकताएं पूरी हो जाएं। बहुत अच्छा इशारा आपने भी किया। रेणु जी, एक छोटी सी कविता आपसे भी। मेरे पास तो दो छोटी छोटी हैं। नहीं, अरे क्या बात है। एक मैं अपनी कविता में प्रेम का एक स्वरूप, एक बहुत सारे स्वरूप होते हैं प्रेम के, तो बहुत रूप होते हैं, तो एक रूप में प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि वो क्या होता है। कि आसक्ति में भी मुक्ति है, लिप्त होकर निर्लिप्त रहो। आसक्ति में भी मुक्ति है, लिप्त होकर निर्लिप्त रहो, प्रेम में निर्वाण है, प्रेम को अपने आसपास ही महसूस करो, प्रेम में विलीन होना भी मुक्ति है। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। वियोग को श्रृंगारित करो, संयोग नहीं तो वियोग को श्रृंगारित करो, शाख से फल और बीज की मुक्ति सुखदाई है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, क्या बात। धरती फिर पुष्पादित होती है, प्रेम बहता है,
नदी रुकती नहीं, सागर को विस्तृत करती है। बहुत बढ़िया। प्रेम का आकाश होना भी तो मुक्ति है। हाँ, प्रेम का आकाश होना भी तो मुक्ति है। जल प्लावित त्वरित दिगंत सर्वाधिक है प्रेम। जल प्लावित त्वरित दिगंत सर्वाधिक है प्रेम। प्रेममय होना भी मुक्ति है। प्रेम स्वयं निर्वाण है। प्रेम स्वयं निर्वाण है। बहुत। जी। और एक छोटी सी कविता और कि मैं क्यों लिखती हूँ, इस पर मैंने ये लिखा कि मैं लिखती हूँ कि प्रतिकार का कोई तरीका मुझे नहीं आता। जी। मैं लिखती हूँ कि प्रतिकार का कोई तरीका मुझे नहीं आता, कि दर्द देख के चुप रहा नहीं जाता। मैं लिखती हूँ कि न लिखूं तो आत्मा कहीं मर न जाए। मैं लिखती हूँ कि रह जाए बस मकान और घर घर न पाए। मैं लिखती हूँ कि एक नदी बहती रहती है मेरे भीतर, वो कहती तो कुछ नहीं पर आंखों में भर आती है अक्सर। बहुत बढ़िया, क्या बात है। कि वो बहती सी नदी कहीं सूख न जाए, बन के पत्थर रह जाए फिर बह न पाए। मौन खुद में मुखर होती हूँ, मुखर कुछ और होती हूँ, लिखकर ही सही मगर मोती पिरोती हूँ। क्या बात है। मैं लिखती हूँ कि गुम हूँ गुमशुदा से इस मकान में, ये नगमे ही पता है मेरा इस जहान में। कि मिल जाए ज़रा मुझको अपना पता भी, कि मिल जाए मुझको ज़रा अपना पता भी, एक ज़मीं हो और उसका एक आसमान भी। न किस्सा हूँ न किस्सा हूँ न किस्से का कोई किरदार हूँ। मैं लिखती हूँ कि लिखने के सिवा कुछ नहीं हूँ। मुझे शब्दों में ढूंढो, मुझे शब्दों में ढूंढो कि सियाही बन के खुशबू सी बही हूँ। कि लिखने के सिवा कुछ भी नहीं हूँ, कि लिखने के सिवा कुछ भी क्या नहीं। बात है। बहुत एक 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 शब्द से साधना में लगे व्यक्ति के लिए इससे बढ़कर क्या हो सकता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। रेणु जी, क्या आप लिखती हैं और जो सघनता आपकी कविता में है वो बड़ी बड़ी ही एक विरल चीज़ है, बहुत कम देखने में मिलती है। और जिस परिवेश में आप, राजनीतिक परिवेश में हैं, अगर वहाँ ऐसी संवेदना और ऐसी सघनता है तो संभावना है इस देश में सुधार की, सुपरिवर्तन की। मैं तो ये कह सकता हूँ। हम सब ने कविताएं तो सुना दी, लेकिन श्रीकांत जी, हम लोग आपसे भी कविता सुनना चाहते हैं, क्योंकि बात कविता की भी हो रही है, हिंदी दिवस की भी हो रही है। तो मेरे ख्याल आप लोग मेरे साथ हैं, उनसे बिल्कुल आपके हमें साथ भी हैं। आपकी कविता सुननी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। श्रीकांत जी। रेणु जी, एक छोटी सी तो पहली बात कि इसके बारे में ही, हिंदी के बारे में ही, कि जिस भाषा में सोचे भारत, जी जी, जिस भाषा में सोचे भारत, जिस भाषा में गाए भारत, जिसमें देखे कल के सपने, जिसमें खुलकर बतियाते हैं सभी पड़ोसी सारे अपने, बहुत बढ़िया। जिसमें धरती की सुगंध है, वाह, जिसमें धरती की सुगंध है, जिसमें बस्ती अपनी थाती, चंदा सितारे जिसमें बोलें, जिसमें नदियां गीत सुनाती, बहुत बढ़िया। वाह, अपनी माँ को माँ कहने में, अपनाने में लज्जा कैसी। बिल्कुल हाँ सही। बहुत बढ़िया। अपनी माँ को माँ कहने में, बहुत बढ़िया। अपनाने में लज्जा कैसी, इससे हिंदुस्तान बना है अपनी भाषा माँ के जैसी। वाह, बहुत बढ़िया। इससे हिंदुस्तान बना है अपनी भाषा माँ के जैसी। हिंदी ही है अपनी चाहत, हिंदी ही है अपना भारत, कोटि कोटि की भाषा हिंदी है भविष्य और आशा हिंदी, गौरव और पहचान की भाषा हिंदी, हिंदुस्तान की भाषा। क्या बात है। गौरव और पहचान की भाषा बहुत बढ़िया। हिंदी, हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान क्योंकि की ये भाषा। एक सामयिक था, एक ओकेजन था कि भाई हिंदी दिवस हम लोग मना रहे हैं, जी। तो मैं बहुत हिंदी के सुंदर ऊपर कविता मैंने आपने सुनाई, बहुत बढ़िया। अच्छा, धन्यवाद किशोर जी। एक छोटी सी कविता सुना देता हूँ कि मुझे नहीं मालूम क्या है कविता, जी मुझे नहीं मालूम क्या है कविता, मगर जब भीड़ में खुद को टटोलता हूँ मैं, तो एक आश्वस्ति, एक निश्चिंत निश्चलता मेरा हाथ थाम लेती है। मुझे नहीं मालूम कि क्या है कविता, मगर जब भीड़ में खुद को टटोलता हूँ मैं, एक आश्वस्ति, एक निश्चिंत निश्चलता मेरा हाथ थाम लेती है। रिश्ते मुझको रहस्य लगते हैं, वाह, रिश्ते मुझको रहस्य लगते हैं, जैसे सोचना और छलना। सोचना असुरक्षा है, असुविधा भी। सोचना असुरक्षा है,
असुविधा भी जैसे बारिश में बिना छाते के निकल पड़ना, तब जब बादल और भी गहरा रहे हों। सबसे बड़ा रहस्य यही कि मैं रहस्य को सोचता हूँ। वाह, सबसे बड़ा रहस्य यही कि मैं रहस्य को सोचता हूँ। कड़ाके की सर्दी में सूरज की नर्म किरणों के दामन में आंखें मूंद कर सोचना कि रोशनी का कीमिया क्या है। क्या ये पर्याप्त नहीं कि पेड़ हरे हैं, पानी भिगो रहा है और धूप जिस्म को गर्माहट दे रही है? बहुत बढ़िया। क्या ये पर्याप्त नहीं कि पेड़ हरे हैं, पानी भिगो रहा है और धूप जिस्म को गर्माहट दे रही है? आकाश पर इलेक्ट्रॉनिक कैनवस से ज़्यादा सजीव विजुअल्स हैं। क्या इस सब का आत्यंतिक तत्व यही है कि आत्यंतिक कुछ भी नहीं है? वाह, जी क्या इस सब का आत्यंतिक तत्व यही है कि आत्यंतिक कुछ भी नहीं है? क्या मैं सिर्फ उन चीज़ों के बारे में बतियाता हूँ जिन्हें मैं बिल्कुल नहीं जानता या बहुत थोड़ा ही जानता हूँ? मुझे नहीं मालूम कि फूल कहाँ ख़त्म हुआ और पेड़ कहाँ से शुरू हुआ। मुझे नहीं मालूम कि फूल कहाँ ख़त्म हुआ और पेड़ कहाँ से शुरू हुआ। बड़ा बेढंगा है ये फूल जो इतना खुरदरा और सख्त है। क्या एक चीज़ का खुरदरापन पेड़ है और कोमलपन फूल, या दोनों बस सुविधाएं हैं हमारे लिए? मुझे नहीं मालूम कि चांदनी कहाँ ख़त्म होती है और चांद कहाँ से शुरू होता है। वाह, मुझे नहीं मालूम कि चांदनी कहाँ ख़त्म होती है और चांद कहाँ से शुरू होता है। रिश्ते रहस्य हैं, खाई में, पहाड़ में, पानी में, प्यास में, निर्मितियों में, उजाड़ में, मुझ में और मेरे आसपास में। मैं कहाँ ख़त्म होता हूँ और खुदा कहाँ से शुरू होता है, मुझे नहीं मालूम। वाह। मैं कहाँ ख़त्म होता हूँ और खुदा कहाँ से शुरू होता है, मुझे नहीं मालूम। बहुत बढ़िया, रहस्य। बहुत बहुत बढ़िया। ये एक औपचारिकता थी कि हिंदी दिवस पे हम लोगों ने थोड़ा सा कविता पाठ भी कर लिया। अहम बात वही थी, दोबारा अगर हम आए, कि किसी भी समाज के लिए, किसी भी देश के लिए, किसी भी राष्ट्र के लिए अपनी भाषा का होना उतना ही ज़रूरी है जितना कि जीवित रहने के लिए सांस का होना। तो ये हमारी जो हिंदी भाषा है, उस भूखंड की, उस कहिए कि उस प्रायद्वीप की भाषा है, जिससे बहुत सारी भाषाएं दूसरी भी उपजी तो हैं, लेकिन ये रिश्ता बड़ा बहुत सघन रिश्ता है। ख़ास तौर पर अगर हम, चूँकि हम डीडी उर्दू के लिए प्रोग्राम बना रहे हैं और हमारे बीच में मंडोई साहब हैं ही, एक ये बुनियादी बात पूछ लेते हैं कि हिंदी और उर्दू का जो सिंटेक्स है वो तो करीब करीब एक जैसा है। हम जब ये कहते हैं मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं ये करता हूँ, कब उर्दू भी वही है और हिंदी भी वही है। जो अंतर है, एक वर्ग मानता है केवल लिपि का अंतर है और दूसरा वर्ग मानता है जब उसमें दूसरे देशों की, तुर्की के, फारसी के या अरबी भाषाओं का ज़्यादा इस्तेमाल कर लें तो वो उर्दू हो जाती है। ये एक सवाल हमारे दर्शकों के जहन में भी होगा कि भाई इतनी समृद्ध भाषाएं दो हैं, हिंदी है जिसका बहुत बड़ा पटल है, बहुत उसको जानने वाले हैं और बहुत ज़्यादा उसमें लिखा जा रहा है, और उर्दू है जो इसी खित्ते में, इसी इलाके में बोली जाती है, उसका सिंटेक्स भी वही है। तो क्या कदम उठाए जा सकते हैं कि इन दोनों ही भाषाओं का साथ साथ विकास हो और जो भारत की पहचान है, भारत की वास्तविक आत्मा जहाँ निवास करती है, उसको अभिव्यक्ति मिल सके। मेरे ख्याल से रेणु जी आप बताइए इसके बारे में। मेरे ख्याल से इस बारे में सभी बता सकते हैं, क्योंकि हम, भारत का नाम ही है विविधताओं का देश है, तो उसमें भाषा भी आ जाती है, संस्कृतियाँ भी आ जाती हैं। तो उर्दू के बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि उर्दू हिंदी में इतनी घुली मिली है, या हिंदी उर्दू में घुली मिली है, दोनों चीज़ें। जैसे अपनी गंगा जमनी तहजीब में, हम जिस तहजीब में हम जी रहे हैं, तो ये दोनों भाषाएं इतनी एक हैं। कभी कभी मैं जब बिहार यात्रा पे जाती हूँ तो वहाँ पे मैथिली में भी उर्दू के शब्द और हिंदी के शब्द आ जाते हैं, भोजपुरी तक में आ जाते हैं। तो वहाँ अगर आप किसी गांव वाले से आप पूछेंगे जो वहाँ निवासी है कि भाई ये भाषा का क्या फ़र्क है, वो उसमें फ़र्क नहीं, अंतर बता ही नहीं पाएगा। वो कहेगा ये मेरी भाषा है। तो ये भाषाएं इतनी अपनी हैं कि ये हमारी अपनी भारतीय भाषाएं हैं। और रही बात समृद्ध किस तरह हो, तो साहित्य इसमें बहुत बड़ा जो है हाथ काम करता है, बहुत कदम उठाता है, क्योंकि उर्दू साहित्य भी बहुत ही समृद्ध है, हिंदी साहित्य तो है ही बहुत ज़्यादा समृद्ध। और अभी जो हमने बात की कि इन भाषाओं का जो अनुवाद, यहाँ पे अनुवाद अभी तक नहीं हुआ हमारे देश में एक दूसरी आपस में जो भाषाओं का,
वो होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। अनुवाद के स्तर पे काम की ज़रूरत है। अनुवाद होना चाहिए जिससे कि कम से कम जो पढ़े लिखे लोग हैं वो समझ पाएँ कि इस साहित्य में क्या लिखा जा रहा है, दूसरे साहित्य में क्या लिखा जा रहा है। और केवल हिंदी उर्दू की बात क्यों, दक्षिण भाषाएं जो हैं वो भी हमें मालूम होनी चाहिए, वहाँ के साहित्य को भी हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे पास ये साहित्य भी है, बंगला हो, मराठी हो, चाहे कोई भी हो। मैं इस कार्यक्रम के अंत में आखिरी कमेंट मंडोई साहब का चाहता हूँ इस विषय में कि एक ये औपचारिकता है कि हिंदी दिवस हर साल मनाया जाता है, और हमने भी कोशिश की कि भाई अपने स्तर पे जो संभव था कि इस आयोजन, एक छोटा सा आयोजन हमने भी किया। ये थोड़ा जो आपका विचार एक एज एन एक्सपर्ट और चूँकि आपका अनुभव बहुत बड़ा है उसमें कि पॉपुलर कल्चर और कल्चर दोनों में हिंदी की संभावनाएं या जो वर्तमान स्थिति है उसमें आप अपने कंक्लूडिंग एक रिमार्क्स दे दीजिए, उसके बाद इस कार्यक्रम को ख़त्म करते हैं। देखिए, जब लोकप्रिय संस्कृति की बात होती है तो लोकप्रिय संस्कृति यानी कि पॉपुलर कल्चर मूल रूप से हमारा शब्द नहीं है, ये यूरोप का शब्द है। और लेकिन वो आमतौर पे ये जो सिनेमा, टेलीविज़न या नाटक, स्वांग वगैरह की वो जो भाषा है और जो साहित्य की भाषा है, शायद उन दोनों चीज़ों को लेके देखिए, आप उसको भी मेरे ख्याल से लोकप्रिय में जिसको रख रहे हैं वो उस तरह से नहीं है। वो हमारी परंपरा से प्राप्त जितनी भी एक तरह से शैलियाँ हैं, विधाएं हैं और जो बोलियाँ हैं, वहाँ से जो थिएटर, जो लिटरेचर समृद्ध होता हुआ आया है, अंततः उसी से शब्दों को लेकर हिंदी भाषा का निर्माण हुआ है। और इसका जो एक तरह का इतिहास है, 150 साल से ज़्यादा का इतिहास अभी हिंदी भाषा का नहीं है। लेकिन अगर 150 साल में इस तरह की समृद्ध भाषा का निर्माण हो सकता है तो इस भाषा को अगर अपनाया जाए, इसको राष्ट्रीय अस्मिता बनाया जाए, तो ये विश्व में भी इस भाषा के माध्यम से वो तमाम चीज़ें करने में सक्षम है जिस तरह की विश्व की दूसरी भाषाओं ने, जो कि अंग्रेजी नहीं है, वो रूसी है, वो जर्मनी है, वो फ्रांसीसी है, उन्होंने भी उतना ही विकास किया है। अंग्रेजी ना रहकर भी उतना विकास किया है। तो विश्व की कोई भी भाषा इस तरह का काम कर सकती है। और आपकी जो सांस्कृतिक सभ्यता है वो बहुत पुरानी है, उसमें विज्ञान बहुत पुराना है, उसमें मेडिकल साइंस बहुत पुराना है। आप किसी भी दृष्टि से देखें तो आप विपन्न कभी नहीं रहे हैं भाषा और भाषा से प्राप्त साहित्य और साहित्य से प्राप्त ज्ञान के संदर्भ में। लेकिन ये जैसा मैंने शुरू में भी कहा और अभी भी मैं यही कहता हूँ कि अगर राजनीति से ऊपर उठकर एक निर्णय लिया जाए तो वो मेरे ख्याल से देश के लिए सबसे बड़ी बात होगी भाषा के स्तर पर। और जो भी नेता इस तरह का कदम उठाएगा, मुझे लगता है कि सदियों तक उसका नाम लिया जाए। सही बात, बहुत सुंदर, सही बात, बहुत ही खूबसूरत शब्दों में आपने इसका एक संक्षेपण कर दिया। बहुत महत्वपूर्ण बातचीत। तो दोस्तों, ये विचार आपने सुने हमारे आमंत्रित विशेषज्ञों के हिंदी के बारे में, और इस कार्यक्रम के दौरान आपने हिंदी कविता का भी आनंद लिया। ये एक बड़े संतोष की बात मानी जा सकती है कि हिंदी इस भारतीय सब कॉन्टिनेंट की ही बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा नहीं है, बल्कि पॉलिटिकल ज्योग्राफी को अगर थोड़ी देर के लिए भुला दें तो एक भारत दुनिया के हर कोने में ज़िंदा है, और वहाँ हिंदी बोलने वालों की और हिंदी का इस्तेमाल करने वालों की बहुत अच्छी संख्या है। और कुछ तो देश हैं जैसे कि मॉरिशस या सूरीनाम, जहाँ पे आबादी का बड़ा हिस्सा हिंदी बोलता है। लेकिन इसके अलावा भी महर्षि अरबिंदो ने कहा था एक बार कि ये जो इंडिया है वो कोई एक ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी नहीं है, एक भौगोलिक पहचान नहीं है। एक भारत दुनिया के हर कोने में ज़िंदा है। जहाँ जहाँ भारतीय लोग होते हैं वो भारतीय परंपराओं को और भारतीय भाषा को ज़िंदा रखते हैं, और वो संभावना हम लोग देख रहे हैं कि भारत के जो लोग
हिंदी को जानने वाले लोग भारत में या भारत के बाहर निरंतर बढ़ रहे हैं और एक भाषा का स्वरूप जो अब विकसित हो रहा है उसमें बहुत अच्छा और स्तरीय लिखा भी जा रहा है। आप तमाम मेहमान हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने महत्वपूर्ण विचार रखे, इसके लिए बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये था कार्यक्रम हिंदी भारतीय संस्कृति की आत्मा। हमें उम्मीद है कि आपको ये परिचर्चा और जो कवि जिन्होंने अपना काव्य पाठ किया आपको अच्छे लगे होंगे। इस कार्यक्रम के बारे में अपने विचार भेजना चाहते हैं तो ये ईमेल आपकी स्क्रीन पर है, इस पर लिख सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगले प्रोग्राम में किसी और मुद्दे पर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, आदाब।